गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों की जांच को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के फैसले से कांग्रेस को मिर्ची लगने लगी है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मोदी सरकार के इस कदम से राहुल गांधी तिलमिला गए हैं। राहुल गांधी ने जैसे ही पीएम मोदी पर बयानों के तीर छोड़े, मोदी के योद्धा संबित पात्रा ने राहुल को जवाबों से ढेर कर दिया। बीजेपी ने कहा कि जिसका परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर बाहर है, उसकी ओर से सच्चाई की बात करना शोभा नहीं देता। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि राहुल जी, आप और आपकी माताश्री दोनों जमानत पर बाहर हैं। सच्चाई की बात करना आपको शोभा नहीं देता। और हाँ, अगर आप और माताश्री ने कोई गलती नहीं की तो डर कैसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए जो कर रहे हैं वो वाकई बेशकीमती है। उन्होंने कहा कि आपके परिवार ने तो कीमत लगा के देश को न जाने कितनी बार बेचा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने राजीव गांधी फाउंडेशन और गांधी नेहरू परिवार से जुड़े 2 अन्य न्यासों के खिलाफ जांच से संबंधित सरकार के कदम को दुर्भावनापूर्ण साजिश करार देते हुए कहा कि कांग्रेस इन धमकाने वाले प्रयासों से डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी मानते हैं कि दुनिया उनकी तरह है। वो समझते हैं कि हर किसी को खरीदा जा सकता है या उसे धमकाया जा सकता है। वो कभी नहीं समझेंगे कि सच के लिए लड़ने वालों को डराया नहीं जा सकता। दरअसल केंद्र सरकार ने आरजीएफ समेत गांधी नेहरू परिवार से जुड़े 3 न्यासों द्वारा धन शोधन और विदेशी चंदा लेने सहित विभिन्न कानूनों के कथित उल्लंघन के मामले की जांच में समन्वय के लिए एक अंतर मंत्रालयी टीम गठित की है। इसके बाद से ही कांग्रेस बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। हालांकि सवाल ये भी है कि अगर गांधी परिवार ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो फिर डर किस बात का। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी अपने ही नेताओं से परेशान है। कांग्रेस की उम्मीदों पर न तो राहुल गांधी खरा उतर पाए और न ही उनके द्वारा युवाओं को पार्टी में तरजीह देने का कोई फायदा नजर आया। युवा चेहरों का फार्मूला कारगर नहीं हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता भी पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। हाल ही में संसद की स्थायी समिति की बैठक में राहुल की गैर मौजूदगी से लेकर अन्य कई अहम मुद्दों पर बवाल शुरू हुआ। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की घेराबंदी की थी और सीधे राहुल गांधी से जवाब मांगा था। गांधी वाड्रा परिवार पर लगातार हो रहे हमले के बाद भी पार्टी मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाई। कांग्रेस प्रचार की सीधी कमान पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के हाथों में है, लेकिन सुरजेवाला बीजेपी और मोदी को घेरने के बजाय गांधी परिवार के गुणगान में रहते हैं। इसके साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला सीधे तौर पर हरियाणा की राजनीति से जुड़े रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व में सक्रिय होने के बाद भी उनकी अधिक सक्रियता हरियाणा में बनी रही है। पार्टी की हालत सुधारने के बजाय गांधी परिवार की चापलूसी करने के चक्कर में सुरजेवाला कांग्रेस की नैया डुबो रहे हैं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि अब तक कांग्रेस में ऐसे नेताओं को ही इस काम का जिम्मा दिया जाता था जो सीधे तौर पर दिल्ली से जुड़े होते थे। इस वजह से मीडिया में उनकी सक्रियता अधिक रहती थी और इस सक्रियता की बदौलत ही कई तकनीकी मामलों में मीडिया से ही नेताओं को सुझाव और जानकारियां भी मिल जाती थी। बीते दिनों केंद्रीय कांग्रेस में ये दूरी साफ नजर आई है। इस दूरी ने मीडिया के मोर्चे पर पार्टी के पक्ष को कमजोर किया है। सुरजेवाला लंबे समय से केंद्रीय टीम में सक्रिय हैं और उन्होंने कई नए और युवा चेहरों को मौका दिया है। ये चेहरे पार्टी के युवा चेहरे तो बने, लेकिन कांग्रेस की नीतियां और पक्ष मजबूत तरीके से सामने नहीं रख पाए। वहीं पार्टी में सक्रिय एक गुट कह रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष की भूमिका में होंगे। ये युवाओं की मांग है कि इससे भविष्य में कांग्रेस को बल मिलेगा, लेकिन दूसरे दलों के नेता राहुल गांधी की सक्रियता को लेकर ही उन्हें घेर रहे हैं, जिससे कांग्रेस हमेशा 2 धड़ों में दिखाई देती है। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से शिवसेना और एनसीपी में मतभेद जारी है। शिवसेना ने आरोप लगाया था कि एनसीपी उनकी पार्टी तोड़ना चाहती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी शिवसेना के पार्षदों का एनसीपी में शामिल होना। दरअसल राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में कुछ दिन पहले शिवसेना के 5 पार्षद एनसीपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद शिवसेना काफी नाराज थी। मामला इतना बढ़ गया था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भी मुलाकात हुई थी। हालांकि शिवसेना की नाराजगी को देखते हुए अजीत पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और विवाद सुलझाने का प्रयास किया। इस मुलाकात में यह फैसला लिया गया कि शिवसेना के 5 नगर सेवकों को एनसीपी वापस कर देगी। बुधवार को शिवसेना के 5 नगर सेवकों ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर उनकी मौजूदगी में दोबारा पार्टी में प्रवेश किया। उधर पार्षदों के इधर उधर पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने भी तंज कसा है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने ट्वीट किया कि रात के अंधेरे में पार्षदों को चुराकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करने वाले आज दिन के उजाले में एनसीपी से भीख मांग रहे हैं।
दरअसल 2017 में बीएमसी में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए शिवसेना ने मनसे के 7 में से 6 पार्षदों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया था। तब से ही मनसे शिवसेना से खिलाफ है और इस बार सरकार में शामिल होने के बावजूद एनसीपी ने शिवसेना के 5 पार्षदों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवाया, वो भी अजीत पवार की मौजूदगी में। इस बात पर शिवसेना काफी नाराज थी। इसी बात को लेकर मनसे ने कहा था कि सब समय समय की बात है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने चीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी और भारत के दबाव के आगे चीन को झुकना पड़ा और अब एलएसी पर चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि इसमें पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत हुई है, लेकिन कांग्रेस अभी भी मामले पर सियासत करने में जुटी है। चीन के पीछे हटने पर कांग्रेस अब कई सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या गलवान घाटी पर भारत के दावे को कमजोर किया जा रहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी, क्या आप हमारे ही क्षेत्र में बफर जोन बना रहे हैं? क्या आप हमारे जवानों को अपने ही सीमा में 2.4 किलोमीटर पीछे कर रहे हैं? क्या आप PP-14 के भारतीय क्षेत्र होने पर समझौता कर रहे हैं? उन्होंने ये सवाल भी किया, क्या आप गलवान घाटी पर भारत के दावे को कमजोर कर रहे हैं? सुरजेवाला ने कहा कि भारत इन सवालों के जवाब मांगता है। दरअसल कांग्रेस अब इस बात को पचाने को तैयार नहीं है कि भारत के दबाव के आगे चीन को झुकना पड़ा है और इसमें पीएम मोदी की जीत हुई है। इसीलिए कांग्रेस अब बेवजह पीएम मोदी पर आरोप लगा रही है। गौरतलब है कि सीमा पर तनाव कम होने के पहले संकेत के रूप में चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में कुछ इलाकों में अपनी सीमित वापसी शुरू कर दी है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने टेलीफोन पर बात की, जिसमें वो एलएसी से सैनिकों के तेजी से पीछे हटने की प्रक्रिया को पूरा करने पर सहमत हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। संदेशरा बंधुओं के बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अहमद पटेल फंसते जा रहे हैं। ईडी बार बार अहमद पटेल से पूछताछ कर रही है और पटेल ईडी से चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं। एक बार फिर केंद्रीय एजेंसी की एक 3 सदस्यीय टीम अहमद पटेल के घर मेहमान बनकर पहुंची। ईडी के जांचकर्ताओं ने 3 सत्रों में उनसे 128 सवाल किए। इससे पहले जब ईडी उनसे पूछताछ करना चाही थी तो उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को बाहर जाने से रोकने के लिए कोरोना वायरस दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय जाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष से मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है। उनसे वडोदरा स्थित स्टर्लिंग बायोटेक दवा कंपनी के प्रवर्तकों संदेशरा बंधुओं के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में पूछताछ की जा रही है। एजेंसी ने मामले के सिलसिले में पटेल के बेटे फैसल और दामाद इरफान अहमद सिद्दीकी से पिछले साल पूछताछ की थी और उनके बयान दर्ज किए थे। संदेशरा समूह के कर्मचारी सुनील यादव के बयान के संदर्भ में दोनों से पूछताछ की गई। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कथित रूप से 14,500 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड से संबंधित है, जिसे स्टर्लिंग बायोटेक और इसके मुख्य प्रमोटरों और निदेशकों नितिन जयंतीलाल संदेशरा, चेतन कुमार जयंतीलाल संदेशरा और दीप्ति संदेशरा को लेकर एक नोटिस जारी किया गया था। ये सभी फरार हैं। वहीं पटेल ने आरोप लगाया कि ये मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न है और मुझे नहीं पता कि वो जांचकर्ता किसके दबाव में काम कर रहे हैं। हालांकि अगर पटेल इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।